इलाहाबाद हाई कोर्ट में बच्चे की वल्दियत को लेकर एक अजीब और गरीब मुकदमा पेश हुआ है। तलाक के 3 बरस गुजर जाने के बाद एक खातून ने बच्चे को जन्म दिया है। इस खातून ने दावा किया है कि बच्चे का बाप उसका साबिक शौहर है, जबकि शौहर ने बच्चे का बाप होने से इनकार कर दिया। इस पेचीदा मामले को सुलझाने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बच्चे और वालिदैन का डीएनए टेस्ट कराने का हुक्म दिया है। वाज़ेह है कि यूपी के जिला हमीरपुर की रहने वाली नीलम की शादी राम आसरे से हुई थी। शादी के बाद मियाँ बीवी के दरमियान इख्तिलाफ के चलते दोनों ने मकामी फैमिली कोर्ट के जरिए तलाक ले ली थी, लेकिन तलाक के 3 साल बाद नीलम ने एक बच्चे को जन्म दिया। नीलम का कहना है कि तलाक के बाद भी साबिका शौहर ने इससे जिस्मानी रिश्ता कायम किया था। नीलम के इस दावे की साबिका शौहर ने तरदीद की है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले की समाअत करते हुए कहा कि शौहर और बीवी के दावे को सही साबित करने के लिए डीएनए टेस्ट सबसे बेहतर तरीका है। अदालत ने कहा कि डीएनए टेस्ट से यह भी पता चल जाएगा कि बच्चे का असल बाप कौन है। 2004 में राम आसरे और नीलम की शादी हुई, जिससे 3 बच्चे भी हुए। लेकिन 2013 में दोनों लोगों में विवाद हुआ और विवाद होने के बाद 2014 में कस्टमरी उन्होंने तलाक दे दिया राम आसरे ने अपनी पत्नी को, और उसको गुजारा भत्ता देने लगे। इसके बाद 2016 में उनको एक बेटा पैदा हुआ, क्योंकि इसके पहले 3 बेटियां पैदा हुई थी, अब एक बेटा पैदा हुआ। तो पति ने एक तलाक का मुकदमा दाखिल किया फैमिली कोर्ट में हमीरपुर में, और कहा कि हमारी पत्नी के अवैध संबंध है, लिहाजा इस आधार पर, अडल्ट्री के आधार पर हमें तलाक स्वीकार कर ली जाए। तो इस पर पत्नी ने आपत्ति की कि नहीं, ये इन्हीं का बच्चा है, क्योंकि बीच में इनसे हमारी मुलाकात हुई थी और जिसके संपर्क के कारण ही ये बच्चा पैदा हुआ है। पति का कहना था कि 2013 से हम कभी मिले ही नहीं, तो इसलिए 2016 में बच्चा पैदा करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, ये मेरा बच्चा नहीं किसी और का है। एक एप्लीकेशन दी गई परिवार न्यायालय में, और जिसमें ये मांग की गई कि इस समस्या का हल करने के लिए डीएनए टेस्ट करा लिया जाए। अपर प्रमुख न्यायाधीश परिवार न्यायालय के आदेश दे दिया कि इसका डीएनए टेस्ट कराए। कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज समेत मुल्क के 12 सेंटरों में कोरोना वैक्सीन के दूसरे और तीसरे मरहले का ट्रायल नवंबर के आखिर तक शुरू हो जाएगा। मेडिकल कॉलेज की एथिक्स कमेटी ने वैक्सीन के ट्रायल के लिए इजाजत दे दी है। ट्रायल के लिए अब तक 180 वॉलंटियर्स रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। ऐसा माना जा रहा है कि 1-2 माह के बाद लोगों को वैक्सीन दस्तयाब हो सकेगी। कानपुर के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि रूस की वैक्सीन जो आ रही ट्रायल कोरोना वायरस के आगे, तो उसके लिए हम लोग 180 मरीजों को जो अभी पर्सन को एलोकेट किया गया है, उस पर यह 3rd का ट्रायल चलेगा, 2nd और 3rd उसमें। और इस पर जो रिस्पांस मिलेगा, तो जैसे 1 महीने बाद हमारे पास जो वैक्सीन आने वाली है, तो उस पर हमारे ये जो मरीज हमारे जो कोरोना वायरस में जो इन्फेक्टेड हो रहे हैं, उन पर इसका बहुत बड़ी सफलता मिलेगी आगे चल के। रूस में बनी कोरोना वैक्सीन के ट्रायल के लिए देश में 12 सेंटर बनाए गए हैं। इन 12 सेंटरों में कानपुर को भी सेंटर बनाया गया है। कानपुर के मेडिकल कॉलेज में इसका ट्रायल होगा। 2nd फेज़ और 3 फेज़ के लिए इसके ट्रायल किए जाएंगे। इसकी तैयारियां मेडिकल कॉलेज में पूरी कर ली गई हैं। प्रिंसिपल के अनुसार जिस तरह से तैयारियां की गई हैं, उसके लिए टीम बनाई गई हैं और लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई हैं। साथ ही इसके लिए ट्रायल में जो भी वॉलंटियर अपने इच्छुक से यहाँ पर आएंगे, उनको ट्रायल के लिए यहाँ पर रखा जाएगा और उन पर वैक्सीन का ट्रायल किया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले सप्ताह तक रूस की ये वैक्सीन कानपुर के मेडिकल कॉलेज में होगी। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। कोरोना ने मुल्क में यूं तो हर मैदान को मुतासर किया है। अलीगढ़ में बनने वाली घंटियों का कारोबार भी बिल्कुल बर्बादी की कगार पर पहुंच गया है। बिहार में होने वाली छठ पूजा के मौके पर हर साल इस कारोबार के पंख लग जाते थे, लेकिन इस मर्तबा छठ पूजा की इज्तिमाई इजाजत न मिलने से अलीगढ़ के कारखानों में करोड़ों रुपए का माल पड़ा हुआ है। अलीगढ़ के मारूफ सनतकार चंद्रशेखर शर्मा बताते हैं कि हमें साल भर फुर्सत नहीं मिलती थी, लेकिन इस मर्तबा काम बिल्कुल खत्म हो गया है। इन हालात से कारीगर भी खासा परेशान है। हम करोड़ों का माल रख के बैठे हैं और हमारे कोई भी बायर हमसे माल लेने को तैयार नहीं है। उसका कारण मैं यही बता रहा हूँ, कंडीशंस बहुत ज़्यादा हैं। उन कंडीशंस को हम फॉलो नहीं कर पाएंगे। मतलब घाटों पर भी बैठने पे पाबंदी लगा रही है सरकार। घाटों पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए। भाई कुछ तो अलाउ करें, तो कारोबार जब तक जो कुछ पाबंदियाँ कम नहीं करेंगे, कारोबार नहीं बढ़ेगा। ये कोरोना की वजह से 5-6 महीने से काम बिल्कुल बंद है। कितने लोग काम करते थे? कितने लोग काम? और कम 80-90-100 आदमी काम करता था। अब मुश्किल तो 10-12 आदमी रह गया। क्या वजह है? वजह ये है सर, पूजा पर जो घंटी हमारे जो मंदिरों में जाती थी,
और बिहार में छठ पूजा का वो चलता था, तो बिल्कुल मंदिर खुले नहीं है। इसकी वजह से एक बिल्कुल इक्तिसादी मंदी का शिकार होने के बाद कोरोना वबा की मार से मुतासिर मेरठ की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का कारोबार अब धीरे धीरे पटरी पर तो लौट रहा है, लेकिन गरीब कामगारों का रोजगार 50% तक खत्म हो गया है। डिमांड और सप्लाई में गैर मामूली कमी आने के बाद ज्यादातर कारखाना मालिकान ने कारीगरों की तादाद में कमी कर दी है। पेश है मेरठ से खास रिपोर्ट। खेल के सामान के लिए दुनिया भर में मशहूर मेरठ की स्पोर्ट्स गुड्स के एक्सपोर्ट में गुज़िश्ता 8 महीनों में 50 से 60% तक की कमी दर्ज की गई है। कोरोना के बढ़ते खतरात के पेश नजर एक्सपोर्ट में अभी मजीद गिरावट का खतरा जाहिर किया जा रहा है। स्पोर्ट्स कारोबारियों का कहना है कि इक्तिसादी मंदी के दौर में मेरठ की स्पोर्ट्स सनत इतना मुतासिर नहीं हुई जितना कोरोना वायरस के आलमी खतरे के बाद बंद हुए एक्सपोर्ट से हुई है। दुनिया भर में खेल का सामान एक्सपोर्ट करने वाली मेरठ की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में काम रुका तो नहीं है, न ही कारखाने बंद हुए, लेकिन एक्सपोर्ट्स बंद होने से स्पोर्ट मार्केट में पैसा जरूर कम होता जा रहा है। इससे पहले जो है लॉकडाउन से पहले बहुत अच्छा काम चल रहा था, ठीक ठाक अपना चल रहा था, लेकिन लॉकडाउन के बाद स्थिति काफ़ी बदल चुकी है। पहले हमारे पास में 7-8 कारीगर काम करते थे, आज की स्थिति यह है कि हमारे पास 2 कारीगर हैं केवल, और उनको भी पूरा काम नहीं मिल पा रहा है। आज की स्थिति में ये सारी व्यवस्था ख़राब हो चुकी है। माल की भी इंपोर्ट में भी दिक्कत आ रही है, ऊपर से जो है ना माल बिक नहीं रहा है, कोई ख़रीदार नहीं है इस टाइम, क्योंकि खेल नहीं चल रहे हैं तो काम हो नहीं पाता उस हिसाब से। हमारे यहाँ इस वक्त करीब 2000 यूनिट हैं मेरठ में, मेरठ ज़िले में, गांव में तक में फैली हुई स्पोर्ट्स वियर की, स्पोर्ट ड्रेस, वो काफ़ी हद तक बंद हो गई है। तो स्पोर्ट चलेगा तो स्पोर्ट ड्रेस भी चलेगी। क्रिकेट बहुत कम बिक रहा है, हॉकी नाम को बिक रही है, फुटबॉल बहुत कम बिक रहा है, इसके साथ और एसेसरी होती है वो भी कम बिक रही है। शुमाली हिंद में मेरठ स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का एक बड़ा मरकज रहा है। खेलों में इस्तेमाल होने वाले तकरीबन तमाम तरह के सामान यहाँ तैयार किए जाते हैं। क्रिकेट बैट में BDM, SF, SG और SS जैसे ब्रांड्स ने जहां आलमी सतह पर खासी मकबूलियत हासिल की, वहीं टेनिस, बैडमिंटन और एथलेटिक्स के सामान भी बड़े पैमाने पर तैयार किए जाते हैं और स्पोर्ट्स का सामान तैयार करने वाले कारीगरों की बड़ी तादाद इस सनत में रोजगार हासिल करती है। लेकिन कोरोना के सबब मुतासिर कारोबार का सबसे ज्यादा असर दिहाड़ी कारीगरों पर नजर आ रहा है। डिमांड और सप्लाई में कमी का शिकार कारखानों में अब कारीगरों की तादाद तकरीबन 50% तक कम रह गई है। गरीब कारीगर रोजगार खत्म होने से बेहद परेशान है। कितना पड़ा आज, अब तो मुश्किल से जहाँ पे 100 आदमी काम कर रहे थे, मुश्किल से 10 से 15 काम कर रहे हैं। बाकी लोगों को सबको निकाल देगा कंपनी से, और बेचारे कुछ लोग इतने परेशान हैं कि बहुत ही मतलब कई साल पिछड़ चुके काम के पैसे की वजह से। और जो लोग गरीब थे, कोई मजदूरी कर रहा, कोई सब्जी बेच रहा, मतलब जो जिस लाइन के था अलग अलग लाइन में पहुँच गए काम ना होने की वजह से। अब जो है अगर एक खेल वगैरह चले, रास्ते खुले हैं, ट्रेनें वगैरह चलेंगी तो कुछ व्यवस्था सुधर सकती है। फिलहाल तो अभी कंट्रोल में है नहीं स्थिति काम के मसले में, जो है अभी काम जो है किसी तरह बाजार में है नहीं। स्पोर्ट्स सनत से वाबस्ता कारोबारी मानते हैं कि कोरोना के आलमी खतरे को देखते हुए सरकारों का एहतियाती कदम उठाया जाना जरूरी है, लेकिन हालात जल्द बेहतर न होने की सूरत में कारोबार पर और ज्यादा असर पड़ना लाजमी है। अभी तो रफ्तार धीमी है, क्योंकि कुछ एरिया ऐसे हैं जहां अभी स्पोर्ट्स पूरी तरह खुला नहीं है। स्टेडियम्स नहीं खुले, ग्राउंड्स नहीं खुली, और जब तक ये पूरी टूर्नामेंट जब तक नहीं शुरू होंगे तब तक स्पोर्ट्स गुड्स बिकेगा नहीं पूरी तरह। अभी तो मामूली सा फर्क पड़ा है। कोरोना वायरस के खतरे से खौफजदा दुनिया के मुमालिक अभी इस खतरे से निपटने की तदबीर कर रहे हैं, लेकिन अगर हालात जल्द मामूल पर नहीं लौटे तो कारोबार और रोजगार पर इसके असरात मजीद खतरनाक साबित हो सकते हैं। मेरठ से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तंजीर अंसार की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश में दलितों और मुसलमानों के वोट की अहमियत का अंदाजा तो तमाम सियासी जमातों को पहले से ही है, लेकिन कांग्रेस की खामोशी, समाजवादी पार्टी के दाखिली इंतशार और इलेक्शन के दौरान वोट की तकसीम को यकीनी बनाने वाली छोटी छोटी सियासी पार्टियों और तंजीमों की जाती मफाद पर मबनी मंसूबों और मुकम्मल तौर पर तब्दील होती सियासी सूरत हाल ने एक बार फिर ये इशारे देने शुरू कर दिए हैं कि बीएसपी एक बार फिर दलित मुस्लिम इत्तेहाद की जानिब बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ से पूरे मगरिबी और मशरक़ी उत्तर प्रदेश में अवामी राब्ते की मुहिम चलाई जा रही है। दानिश्वरों का मानना है कि मुस्लिम तबके की बदनसीबी यह है कि उसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने हमेशा सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल किया। मुस्लिम बदहाली का एतराफ़ भी किया गया, कमेटियों और कमीशनों की रिपोर्टें भी पेश की गईं, लेकिन इनके मसाइल हल करने के लिए अमली इक़दामात नहीं किए गए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी सर सैयद अहमद खान ने जो तहरीक शुरू की थी वो उनके हम असरों और हम ख्यालों की काविशों से ही अंजाम तक पहुंच सकी। यही वजह है कि जब जब सर सैयद तहरीक का जिक्र होगा तो ऐसे लोगों का जिक्र भी किया जाएगा जो इस तहरीक के अलंबरदार थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अपनी 7 साला तकरीबात मना रही है। ऐसे में सर सैयद अकेडमी की जानिब से सर सैयद तहरीक के अलंबरदार शेख मोहम्मद अब्दुल्ला पापा मियाँ, जस्टिस सरशाह मोहम्मद सुलेमान और मौलवी चिराग अली पर तैयार किए गए मोनोग्राफ का इजरा वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर ने किया। इस मौके पर दानिशवरान ने कहा कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला पापा मियाँ को हिंदुस्तान में खवातीन की जदीद तालीम का बाबा कहा जा सकता है, तो जस्टिस सरशाह मोहम्मद सुलेमान और मौलवी चिराग अली अलीगढ़ तहरीक के अहम बाब हैं। इन पर मोनोग्राफ तैयार करके सर सैयद अकेडमी ने उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया है। अब्दुल्ला जो वीमेंस एजुकेशन के लिए बहुत मशहूर हैं, पापा मियाँ के नाम से उनको तमाम दुनिया जानती है, उनकी ज़िंदगी के ताल्लुक़ से ये मोनोग्राफ तैयार किया गया है, जिसमें न सिर्फ ये कि उनकी वीमेंस एजुकेशन के लिए जो उनके काम है उनको दिखाया गया, बल्कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बनाने में उनका क्या रोल था और मोहम्मडन कॉलेज जब था तो उसके चलाने में और उसके जो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तब्दील होने में जो उनका बहुत नुमाया किरदार रहा है उसको भी सामने लाने की कोशिश इसमें की गई है। शाह मोहम्मद सुलेमान के ऊपर है। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के पहले हिंदुस्तानी चीफ जस्टिस थे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के भी पहले जस्टिस थे। जब 1937 में सुप्रीम कोर्ट का क़याम अमल में आया तो पहले हिंदुस्तानी जस्टिस इनको ही बनाया गया। दूसरी बात यह कि हमारे ये 3 बार वाइस चांसलर रहे, 2 बार आर्जी तौर पर, 1 बार परमानेंट वाइस चांसलर 3 साल के लिए है। और इन्होंने आइंस्टाइन ने जो थ्योरी दी थी उसके अगेंस्ट में इन्होंने एक अपनी थ्योरी दी थी, जिसकी वजह से इनके कई मज़ामीन कौमी और बैनुल-अक़वामी जराइद में उस वक्त नेचर वगैरह में शाये हुए। और सर सीवी रमन ने भी इनका ऑबिचुरी लिखी, इनकी ताज़ियत लिखी। जब इनका इंतकाल हुआ इनको एक अहम साइंसदान करार दिया। जी, मेरी किताब है मौलवी चिराग अली और इन तहरीक अलीगढ़ की एक अहम शख्सियत थे जिनके लिए मैंने ये मोनोग्राफ लिखा है। सर सैयद के क्लोज़ एसोसिएट्स में से मौलवी चिराग अली थे कि जिन्होंने अंग्रेज़ी और उर्दू में बहुत ज़्यादा लिखा, ख़ास तौर पे अंग्रेज़ी ज़बान में। उनकी खासियत ये है कि ये कई ज़बानों के जानने वाले थे, लैटिन, ग्रीक और हिब्रू, और अंग्रेज़ी को इस तरह से लिखते थे जैसे कि बहुत कोना मश्क राइटर की तरह लिखते थे। और लंदन में जो इनकी किताबें छपी हैं उस पर ये रिमार्क आया है कि इंतहाई आला अंग्रेज़ी में लिखे गए इनके मकाले, जबकि वो कभी हिंदुस्तान से बाहर उन्होंने कदम नहीं रखा। उत्तर प्रदेश के शामली की रहने वाली सीमा ढाका दिल्ली पुलिस में अपनी ड्यूटी अंजाम दे रही हैं। उन्होंने तकरीबन 76 बच्चों को तलाश करने और उनके वालिदैन से मिलाने में काफ़ी अहम रोल अदा किया है। उनकी इस मेहनत का फल भी मिला है। उनको आउट टर्न प्रमोशन के जरिए हेड कांस्टेबल से ASI बनाया गया। सीमा ने इसके लिए दिल्ली के पुलिस कमिश्नर और DCP का शुक्रिया अदा किया। राजधानी दिल्ली में बच्चों की गुमशुदगी का मामला पिछले काफी समय से बना रहा है। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने एक बड़ा फैसला लिया कि यहां पर गुमशुदा जो बच्चे हैं उसको तलाशा जाए और जो गुमशुदा बच्चों को तलाशा जाएगा उसको OTP भी मिलेगा। इसी में एक जो पहल है उसके तहत सीमा ढाका जी को इनको प्रमोशन मिला है। आइए बात करते हैं मिसेज सीमा जी। सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस तरह से आपको OTP मिला है, हेड कांस्टेबल से आप ASI बन गई हैं, इस पर आपकी प्रतिक्रिया।
सर, थैंक यू। आज कमिश्नर साहब भी आपसे बाकायदा मिले, विशेष तौर पे आपको सराहा, इस पे उन्होंने क्या कहा और किस तरह से आपका प्रोत्साहित किया? जैसे ही मैंने बच्चों को ट्रेस किया तो आधी खुशी तो आदमी को सोशली अगर मैं सोचूं तो बच्चों को हैंड ओवर करके पेरेंट्स के वो मिल जाती है, लेकिन मेरे इस काम से खुश होकर सीपी साहब ने जो मुझे अप्रिशिएट किया और आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया है, मैं उसके लिए उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आगे भी मैं उनकी अपने सीनियर की गाइडलाइंस पे और उनके मोटिवेशन पे ऐसे ही काम करती रहूँगी। मैं चाहूँगी इन फ्यूचर भी मैं कोई इससे अच्छा और ऐसा ही इस तरह का काम करूँ। 76 बच्चों को आपने ढूंढ कर निकाला, इस दौरान तो आप कई जगह पे गई होंगी, लेकिन कोरोना काल में काफ़ी अपने आप को भी बचा के उसके बाद इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे रही होंगी। तो कहाँ कितने शहरों में गई और किस तरह से कितने दिन तक आप पूरे इस चीज़ को सोचती थी, कैसे एनालिसिस करती थी और उसके बाद इन बच्चों को ढूंढती थी? मुश्किल तो था सर, जैसे अदर स्टेट में भी मैं गई हूँ, कोरोना टाइम था, सर्विस ट्रेनों की भी कम थी और जाने में भी थोड़ा डर ही लगता था। लेकिन जब किसी बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती थी कि वो बच्चा वहाँ पे है और मुझे पता चल गया, तो मैं मतलब खुद को नहीं रोक पाती थी कि मुझे नहीं जाना चाहिए और मुझे डरना चाहिए। तो इन्फॉर्मेशन मिलते ही मैं क्विकली वहाँ स्टाफ के साथ, मेरे जो SHO हैं, ACP हैं, उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है। मेरे बताते इन्फॉर्मेशन मिलते ही कि सर ऐसे ऐसे वहाँ बच्चा है, तो मुझे स्टाफ प्रोवाइड कराया, जो भी मुझे चीज़ें की ज़रूरत थी या जहाँ भी जाना था वो सब कुछ मुझे जल्दी कराया। तो उनके कोऑपरेशन से हो सका है मैं इतने कम टाइम में इतना बड़ा अचीवमेंट मैंने गेन किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, और मैं भी चाहता हूँ आगे इस तरह के बड़े बड़े ऑपरेशंस को करते रहें और अच्छे अच्छे जो काम जो है और भी देखने को मिलेंगे। सीमा ढाका जी, हालांकि इनके बारे में अगर बताया, जिस तरह से दिल्ली पुलिस के कमिश्नर SN श्रीवास्तव, उन्होंने एक मुहिम चलाया, उसी ऑपरेशन के तहत 76 बच्चों को उन्होंने ढूंढा और उसके बाद इनको प्रमोशन दिया गया और पहली महिला जो एक बनी है जो जिनको OTP के तहत इनको प्रमोशन दिया गया। और इनका जो है ये मूल रूप से उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। हालांकि इस मामले में उनका कहना है कि आगे भी इस तरह के ऑपरेशन को वो इम्प्लीमेंट करते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। मेवालाल चौधरी ने वज़ीर तालीम के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। मेवालाल चौधरी पर बदनवानी के इल्जामात लगे हैं। मेवालाल ने भारी हंगामे के दरमियान आज ही वज़ीर तालीम का ओहदा संभाला था। मेवालाल चौधरी के इस्तीफे पर JDU लीडर नीरज कुमार ने अपने रद्दमल में कहा कि नीतीश कुमार बदनवानी को जीरो टॉलरेंस के जुमरे में रखते हैं। मेवालाल चौधरी इसकी मिसाल है। नीरज कुमार ने RJD लीडर तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा। शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी जी ने इस्तीफा देकर माननीय नीतीश कुमार जी का सुशासन, भ्रष्टाचार, अपराध, ऐसे मामलों से कोई समझौता नहीं करने की जो का संस्कार रहा है उसका मालिक स्थापित किया। तेजस्वी यादव 420 के सजा याफ्ता के बेटा, 420 के आरोपी दूसरे को नसीहत दे रहे थे, चार्जशीटेड हैं, 420 के आरोपी हैं। विधानमंडल के नेता से इस्तीफा दीजिएगा। NDA ने कहा है कि वज़ीर आला नीतीश कुमार सियासी शफाफियत में यकीन रखते हैं। इसी वजह से मेवालाल चौधरी को इस्तीफा देना पड़ा। हमारे शिक्षा मंत्री जी ने तो इस्तीफा दे दिया। शुचिता के उच्च मापदंडों का पालन करते हुए उन्होंने नैतिकता के आधार पे अपना इस्तीफा राजभवन भेज दिया। लेकिन क्या सवाल उठाने वाले युवराज जी, श्रीमान तेजस्वी यादव, आरोप तो आप पे भी हैं, चार्ज आप पे भी फ्रेम नहीं हुए हैं, इस्तीफा देंगे नेता विपक्षी दल से या कसम खाएंगे कि मैं नहीं बनूंगा नेता विरोधी दल? इस्तीफा देना मांगना आसान है, जरा दे के दिखाइए तो जाने हिम्मत है। नायब वज़ीर आला बनने के बाद तारकेश्वर प्रसाद अपने आबाई जिला कटिहार पहुंचे, जहां उनका वालहाना इस्तकबाल किया गया। इस दौरान तारकेश्वर प्रसाद ने इंतखाबी वादों को पूरा करने से मुताल्लिक तफसील से गुफ्तगू की। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद जी पहली बार डिप्टी CM बनने के बाद कटिहार आए हुए हैं। ये उनका आवासीय क्षेत्र है और निश्चित तौर पर कटिहार के लोग के लिए ये गौरवान्वित क्षण है। आइए बात करते हैं तारकेश्वर जी से। जहाँ जो जितने रिक्तियाँ हैं वो सारा कलेक्ट किए जा रहे हैं और जहाँ तक आपने कहा कि वित्त का प्रबंधन, तो हमारे राजस्व के जितने स्रोत के विभाग हैं
उन सारे विभागों के साथ मैं छठ के बाद जो लौटूंगा समीक्षा करूंगा, क्योंकि वित्त विभाग तो कस्टोडियन है, जो अलग अलग विभाग के जो राजस्व के मूल स्रोत हैं उसमें सिर्फ मैंने वाणिज्य कर की समीक्षा की है। शेष अन्य जो विभाग हैं जो बिहार के विकास में जिसके राजस्व की बड़ी भूमिका है उसके साथ समीक्षा करके उन स्रोतों को हम सब तलाश करेंगे, और भी कुछ नई चीजें होंगी तो उसको भी तलाश करेंगे। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। नायब वज़ीर-ए-आला बनने के बाद रेणु देवी पहली मर्तबा बेतिया पहुंची, जहां सर्किट हाउस में उन्होंने कई मामलों पर अपनी राय रखी। खासकर उन्होंने मेवालाल का भी बचाव किया और कहा कि इल्जाम लगाने से कोई कसूरवार नहीं हो जाता। साथ ही ये भी कहा कि अपोजिशन को काम करने की आदत नहीं है, जबकि हम लोग सिर्फ काम ही करना जानते हैं। विभाग में दिया गया है, अब देखते हैं उसको क्या किया जा सकता है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं चार्जेज लगते हैं, कोई सत्य तो नहीं होता है। बहुत ऐसा काम होता है जो सत्य नहीं होता है, सत्य से परे हो जाता है। तो अगर उसमें बरी होगा तो निश्चित रूप से सरकार में हमारे मेवालाल जी आए हैं और मेवालाल जी एक सुलझे हुए आदमी हैं, अच्छा काम कर सकते हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के सदर और इमामगंज से रुकन असम्बली जितिन राम मांझी को आज गवर्नर फागू चौहान ने प्रोटेम स्पीकर के ओहदे का हलफ दिलाया। प्रोटेम स्पीकर बनने के बाद मांझी नौमंतखब अरकान असम्बली को हलफ दिलाएंगे। इसके बाद मुस्तकिल स्पीकर के इंतखाब का अमल मुकम्मल किया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।